स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीएस क्लासेस में। घटना चक्र आधुनिक भारत में आज हम आगे अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया था। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों में जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग के न्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित हैं। एक में कंपनी के भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी तक। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी तक। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर
शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालय में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसिद्ध संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र भी स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 1805 ईस्वी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। पसीन की संधि 1802 ईस्वी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई थी। लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत वायसराय रहा, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व से तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बराबर के भोज दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये भी 1804 ईस्वी में ही सहायक संधि को स्वीकार किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वह बहुत अधिक अव्यवस्था थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजनों की नीति का तिलांजलि दे दी गई।
भारतीय इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, उसको आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल को दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी में 19 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1837 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लिखबद्ध हुई थी, जिसने 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1834 में स्लीमैन के साथ जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनेगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य हैं सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 ईस्वी में तथा करौली 1855 में विलय किए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यापक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे।
द्वंद्व के सब कर्वे ने 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित के दिल्ली दरबार में उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1843 के एक्ट के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके काल के दौरान अगस्त 1843 सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। चतुराईपूर्ण या निष्क्रियता या कुशल और कर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलन के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से भी विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इसी नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल और कर्मण्यता शब्द का J.W.S. वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण करने के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल और कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मैंने मेजर सेंडेमैन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लीटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम के मुंह बंद करने वाला अधिनियम का भी कहा गया। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। CSN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। सर PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1837 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक योग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे विशेष अधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटा तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान दिया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय
शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड लिपर ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड लिपर को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्लासमेट का अपने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का एक आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को प्रथम राजधानी के स्थानांतरण की भी घोषणा की गई थी। तो ये आज के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित टॉपिक थे। आगे इसके प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्मार्ट जीएस क्लासेस। धन्यवाद।